हाँ जी, करो स्टार्ट। Yes. Good afternoon. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is Strategies for Prevention and Re-engagement of LFU in HIV Care. And speaker Dr. Jasleen Kaur. Dr. Jasleen is the COERT Medical Officer from last 12 years. She has done MBBS and PG Diploma in HIV Medicine. She has successfully completed University of Washington online courses on clinical management of HIV, leadership and management in health, global mental health, and project management for global health. Now I request Dr. Jasleen to start the session. Thank you. Hello. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Jasleen. I hope all of you are fine. Today's topic is loss to follow-up, stages of treatment interruption across treatment cascade. So this is a very important topic. If we see these days, it's very easy for us to say कि मैम पेशेंट तो आता नहीं, पेशेंट तो बोला था आने के लिए पर पेशेंट पहुंचा नहीं, पेशेंट को कॉलिंग हुआ था, बट वी हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स so that patient should reach our ART center and he or she is not lost to follow up. HIV care continuum. So this is the scenario, the steps that people with HIV take from diagnosis to achieving the suppressed viral load. सो अगर आपके पास एआरटी में पेशेंट आया, वो एआरटी में कब आया, कैसे आया, और एज वी ऑल नो आईसीटीसी से उसको रिपोर्ट मिला, सो ही इज डायग्नोज्ड विद एचआईवी. देन आईसीटीसी पीपल लिंक देम टू द केयर विद द एआरटी सेंटर ताकि उसकी दवाई शुरू की जा सके. एंड वी at our ART center take that patient and give them medication and treatment, and then our responsibility is to retain that patient for uh, treatment, and our goal is achieving the viral load suppression. So these all are the loops from one to another and to another, जहाँ पे वो पेशेंट आईसीटीसी से एआरटी में आया, एआरटी में दवाई शुरू कराई और आगे वो स्टेबल रहने के लिए, और उसकी कोई अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की दवाई चलनी है तो वो भी एआरटी स्टाफ ने ही, एआरटी में मेडिकल ऑफिसर ही देखेंगे और काउंसलर उसको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे. मेडिकल ऑफिसर भी कर सकता है, केयर कोऑर्डिनेटर भी काउंसलिंग कर सकता है, और उसको आगे कैसे मैनेज करना है ये एआरटी सेंटर का काम है. ये हमारी एक स्लाइड है, ट्रेनिंग के दौरान सभी ने देखी होगी. स्टेजेस ऑफ लॉस टू फॉलोअप, कैसे कैसे पेशेंट जो है वो लॉस टू फॉलोअप होता है. स्टेज 1 जब उसे पता चला एचआईवी का, देखिए जब किसी को भी अगर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी है, बीमार तो कोई भी होना नहीं चाहता. आईसीटीसी से उसको रिपोर्ट मिली पेशेंट को, डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी टू एनरोलमेंट केयर. अब वो आईसीटीसी में आया, आईसीटीसी में उसको रिपोर्ट मिली, द पेशेंट इज इन स्टेज 3 और 4. उसको लग रहा है कि वो पता है कि वो बीमार है, कोई बीमारी निकलेगी. और कई बार ऐसा होता है कि जब वो आईसीटीसी में उसको लेके गए, हो सकता है ब्लड कैंप के दौरान या एएनसी चेकअप के दौरान, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, उसमें उसको आईसीटीसी में पता चलता है कि उसको एचआईवी है. सबसे पहला तो डिनायल उसी दिन होता है कि हाय मुझे ये बीमारी, हाय कैसे, ये कैसे हुआ, व्हाट टू डू नेक्स्ट. सबसे बड़ा धक्का तो उसको उसी दिन ही लग जाता है कि अब आगे क्या होगा. तो मे बी ही और शी इज रेडी टू एक्सेप्ट और उसको दवाई को लेना चाहें, आगे बढ़ना चाहें. अब आईसीटीसी काउंसलर का काम है कि वो उसको एआरटी में लिंक कराए, लेकिन कहीं बार यहाँ पे भी लिंकेज लॉस हो जाता है. अब उसके बाद उसको
एनरोल करा भी लिया स्टेज 2 में, एनरोलमेंट इन HIV केयर एट ART सेंटर टू फॉर ART इनिशिएशन। अब जब वो ART इनिशिएशन के लिए आया, हो सकता है ICTC काउंसलर उसको समझा बुझा के किसी तरीके से ले आया, और उसके बाद वहां पे आके उसने दवाई के लिए शुरुआत में विलफुली वो स्टार्ट भी करा गया। लेकिन हो सकता है कि वो पहले प्रियाटी LFU हो जाए, उसको एक दिन की उसने इनरोलमेंट करा ली कि अब मैं नहीं आता, एक्सेप्टेंस आई नहीं, ग्रेविटी प्रॉब्लम की समझी नहीं, उसे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ICTC काउंसलर ने समझा तो दिया कि मैंने यहाँ पे आके लिंक कराना है, हो सकता है ICTC काउंसलर ने अपना बोझ उतार के ART के ऊपर डाल दिया कि आप ही समझा लो, मैंने तो बता दिया ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, आगे आप जानो, मेरा काम खत्म, मेरी तो सोच की एंट्रियां खत्म होगी, बस अब आप देखो। अब ART सेंटर के अंदर आ ही गया है, तो यहाँ पे हमने जो समझाना था शायद हम उतना समझा नहीं पाए या पेशेंट उतना समझ नहीं पाया, वो प्री आरटी LFU हो गया। अब प्री आरटी LFU कौन सा पेशेंट होता है हमारा, जो आज हमने ART में रजिस्टर किया और फिर वो विद इन 28 डेज, जिसकी हम ART स्टार्ट ही नहीं कर पाए, वो 28 दिन में ट्रैक ही नहीं हुआ कि वो आया ही नहीं, और फिर वो लॉस टू फॉलो अप हो गया। उसके बाद एक पेशेंट होते हैं जिनको हम ART इनिशिएट भी कर लेते हैं। तो इनिशिएट करने के बाद अब हर किसी को दवाई खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल सप्लीमेंट्स भी अगर हम अपने आपस में भी देखें कि अगर किसी को हम खाने पड़ जाएं तो थोड़े दिन खाते हैं, फिर कहते हैं बीच में छूट गई रह गई, ये हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं, वो मल्टीविटामिन शुरू की थी फिर छोड़ दी, खाई नहीं, कैल्शियम शुरू की थी खाई नहीं। इनको ये लाइफ लॉन्ग दवाई खानी है, तो हमें इनको इस तरह से समझाना है कि इनके लिए क्यों जरूरी है ये। जब भी पेशेंट आया है उसकी जरूरत क्या है दवाई खाने के लिए, तो वो अगर हमने उसको समझा दिया और उसने शुरू कर ली, तभी वो आगे दवाई खाएगा। ठीक है। तो और एनी टाइम इन स्टेज 3 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ART LFU भी हो सकता है वो, और खाते खाते दवाई उसके कुछ रीजन हुए हो उसने दवाई छोड़ दी। हो सकता है किसी ने उसको गुमराह कर दिया कि जी आपके लिए तो नेगेटिव होने की दवाई वहां से मिलती है, आप वहां की दवाई खा लो। किसी ने कहा कि वहां पे तो कोई ठीक से देखता नहीं है, आप क्यों जाते हो वहां पे। हो सकता है कहीं और जाके लिंक हो जाए, हो सकता है वो वहां से भी ना खाए। कोई भी इंसान खुश है या निराश है हम किसी के बारे में नहीं जानते, लेकिन जब वो पेशेंट हमारे पास आया, हमने तो उसी टाइम उसको समझाना है, और रिटेंशन के लिए इट्स एन एवरीडे एफर्ट, ये नहीं कि आज कर दी कल नहीं करनी। एक बार तो इसको पिछली बार आया था समझा दिया, अगली बार नहीं समझाना बार बार। हो सकता है देर आर सम स्लो लर्नर्स ऑल्सो, ये नहीं है कि एक बार में उसको समझ आ गई, हमें उसको दूसरी बार भी समझाना पड़ सकता है, तीसरी बार भी समझाना पड़ सकता है, चौथी बार भी समझाना पड़ सकता है ना। तो डू यू थिंक all patients behave in the same manner when they get to know their HIV report? जब ICTC वाला काउंसलर उसको रिपोर्ट देता है, तो जैसे ही उसको पता चलता है, कोई भी खुश नहीं होता, कोई भी। किसी से भी आप पूछो कि जब रिपोर्ट पता चली थी तो क्या लगा, दिल ऑल से कि बड़ा बुरा लगा, धक्का लगा मैडम जी, ऐसे लगा कि दुनिया खत्म होगी, अब इसके आगे क्या। दे ऑल, मेनी ऑफ देम क्राई ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि दे आर हैप्पी टू हियर दिस पॉजिटिव रिपोर्ट। ये एक ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसको लेके कोई भी खुश नहीं होता। तो अगर वो खुश नहीं है और आगे उनको ट्रीटमेंट भी उनको पता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, और वो ART में इनिशिएट भी हो गए, उसके बाद भी वो रिटेंशन एंड केयर में आए ही नहीं, उसमें भी छोड़ के चले गए, तो ये एक हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो जो LFU पूल है ये बढ़ता जाएगा, और होगा क्या, पेशेंट तो आया, उसको पता चला बीमारी, हमने डायग्नोस भी कर लिया, हमने उसको
लिंक कराया या नहीं कराया, वो अगर लॉस टू फॉलोअप इन तीनों स्टेजेस में घूमता चला गया तो उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली गई, और बढ़ती चली गई तो LFU का पूल बढ़ता चला गया, और उसकी स्टेज 3 में फाइनली डेथ हो जाएगी। डेथ तो सबकी होनी है, लेकिन वो एक बीमारी से जाएगा जो प्रिवेंट की जा सकती थी, जो हम सब की, फ्रॉम ICTC टू ART, हम सब की कोलैबोरेटेड एफर्ट से, जिसको हम आगे ठीक ठाक रहने के लिए मजबूर कर सकते थे, कि हम उसे समझा सकते थे कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं ठीक होगे, आप आगे जी सकते हो। अगर अगर हम उसे ये चीजें समझा पाते तो शायद वो स्टेज 3 डेथ वाली स्टेज में ना जाता। Conceptualizing engagement with HIV care for PLHIV on ART. So कंसेप्चुलाइज करने के लिए उसको, जब पेशेंट आपके पास आया, ICTC वाला काउंसलर आपके पास छोड़ गया, उसके बाद आपने उसको समझाना, उसे बहुत जरूरी है कि ये बीमारी है, आपके कंटेक्चुअल फैक्टर्स, हेल्थ सिस्टम फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, आपने कैसे उसे समझाया, इन्फ्लुएंस किया, उसको एंगेज करना है ताकि वो रिटेंशन में रहे, दवाई खाए अडेरेंस में, एक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट करे, और जो एक ट्रीटमेंट आउटकम है उसकी एक सक्सेसफुल हो, उसको वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक रहे, स्टेज 1 में रहे, और उसका जो वायरल लोड है वो सप्रेशन में रहे, एंटी रेट्रोवायरल प्रोग्राम को उसके बेनिफिट हो। तो ऐसे के लिए उन सबके लिए जो एफर्ट्स है लगेंगी उसको समझाने के लिए कि आप, पेशेंट आया है, आप उसको बताइए कि क्या क्या प्रोग्राम के अंदर है। HIV एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो जाता है। वो पेशेंट को कुछ तो मनोबल बढ़े ना उसको, कि हाँ मैं आया हूँ और मुझे यहाँ पे आने का, आपके ART में आके पढ़े लिखे लोगों से मिलने से उसको अपनी एफर्ट्स का कुछ तो फायदा हो, कुछ तो पता चले कि आगे उसने क्या करना है जिंदगी के बारे में। ऐसा नहीं है कि उसको अपनी आगे की लाइफ कैसे जीनी है, उसके आगे हो सकता है वो यंग लड़का लड़की हो, उसको आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसके लिए आगे उसने सोचना है कि आगे मैं कैसे जाऊंगा, एजुकेशन कंप्लीट करके कैसे आगे जॉब लेनी है। हो सकता है वो यंग मैरिड कपल हो, उन्होंने आगे अभी ANC में पता चला लाइफ आगे प्लान करनी है बच्चे के लिए। पहले प्रेग्नेंट फीमेल ने दवाई खानी है, बच्चे की हमने DBS टेस्टिंग करानी है। वो सारी की सारी चीजें अगर आज आया, आज ही सारी कुछ, आप उसको जैसी प्रियारिटी में आया आपने उसको धीरे 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 1 to 1, पहले आप सुनिए उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हो सकता है वो अपनी HIV की रिपोर्ट को लेके खुद ही इतना परेशान हो। कई कई लोग तो बिल्कुल नंब जैसे बैठ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, अब आप ही समझा दो इसके आगे क्या होगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन करा ली, इतना खून ले लिया उन्होंने, आगे क्या, और खून क्या लेके करना है, क्योंकि CD4 टेस्टिंग भी होनी है और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस भी होनी है। CD4 कोई लेगा, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कोई कराए, कहीं पे और जाके उसको सैंपल देना है, एक्सरे होना है। अगर CD4 कम आया है तो उसके लिए आगे उसकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की दवाइयां अगर चलनी है, अगर TB डायग्नोस हो गई है तो TB की दवाइयां चल। तो शुरुआत में तो वो पेशेंट कंफ्यूज्ड है। अगर आप उसकी कंफ्यूजन उसी समय नहीं ठीक से दूर करोगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एड्रेस और आंसर हिज क्वेश्चंस, उसकी प्रॉब्लम्स को, जो वो बोल पा रहा है और जो वो नहीं बोल पा रहा है। कई बार जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें पता ही होती है कि हाँ ये उसको हुई थी, उसको हुई थी, तो मे बी इसको यही दिक्कत ना हो रही हो, तो शायद वो नहीं बोल पा रहा, लेकिन हम उससे पूछ पाए, हम उसे हम उसे क्वेश्चन कर लें कि अच्छा तुमसे नहीं बोला, या तुम्हें कहीं ये तो नहीं महसूस हो रहा, तुम्हें TB की दवाई खाने से जी कच्चा तो नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारा
हम यहाँ पे उसको समझाते जा रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट खानी है, तुमने अंडा खाना है, तुमने, हो सकता है पेशेंट वेजिटेरियन हो, तो हम उसकी जो बातें हैं वो हम समझ पा रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहा है आगे, आगे हमने उसको क्या एंगेज करना है, और उसकी जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो भी हम समझ पाए। हमने उसको प्रीच नहीं करना। जब भी पेशेंट आ जाए एआरटी के अंदर, जो भी पेशेंट हो, उसके साथ हमारी एम्पथी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सड़क पे भी कोई इंसान गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको हम उठाते हैं कि चलो उठा के बिठा सकते हैं। अब उस इस इंसान को आज रिपोर्ट पता चली है, उसको तो पता है कि अब आगे क्या है, उसको कुछ नहीं पता कि आगे लाइफ लॉन्ग दवाई। आप आपके पास आगे, आपके अंदर थोड़ी एम्पथी तो हो कि हाँ ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है उसको। अब पेशेंट कई बार अपने आप में ब्लेम ले लेना शुरू कर देते हैं, शायद ये हुआ होगा, इसकी वजह से बीमारी, शायद वो। हमने उस ब्लेम गेम में नहीं जाना। उसका, किसी का इस बीमारी से कोई, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हम ये मान लें कि इंसान को ये बीमारी आ गई है, वी शुड नॉट जज देम, वी शुड नॉट प्रीच देम। हम अपनी कहानियां, उसकी कहानी क्या है, हमें उसको वेलकम करना है कि हाँ तुम अपनी कहानी सुनाओ। उसकी क्या मजबूरी है, उसका क्या है, वो हमने सुनना है। हमने अपना उपदेश नहीं देना शुरू कर देना कि तुम्हें ये आ गया, तुम्हें ये हो गया, तो उसको तभी हम एंगेज कर पाएंगे एआरटी में और उसको हम दवाई दे पाएंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हाँ इसको ये आ गया, इसका वो आ गया, तो पेशेंट भी डिप्रेस हो जाएगा। पेशेंट को ये लगेगा कि आगे लाइफ कैसे। तो वो एक ट्रीटमेंट सक्सेस लाने के लिए हमें पेशेंट को एंगेज करके रखना है, ताकि उसको सर्विसेज बतानी है कि हमारे यहाँ से ये चीजें आपको फायदा हो सकती हैं। आप बताइए कि बेसलाइन टेस्ट फ्री में होते हैं, एचआईवी की दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की दवाइयाँ फ्री में, ताकि वो आपके पास आए तो सही। और अगर आपने एक एफर्ट डाली तो उसकी लाइफ जो है वो आगे अच्छी जा सकती है। तो सॉल्यूशंस टू क्लोज ट्रीटमेंट कैस्केड ग्रुप्स, उनको सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट इंटरप्शन और एलएफयू, हम एलएफयू को कम कैसे करेंगे? रिट्रीवल ऑफ पीएलएचआई विद ट्रीटमेंट इंटरप्शन और एलएफयू, और जो लोग ऑन ट्रीटमेंट छोड़ के चले गए उनको कैसे रिट्रीव करेंगे? इन सब चीजों को हमने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि हम इन इन जो ये एलएफयू वाली लॉस्ट टू फॉलोअप वाली ब्रैकेट है, ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट्स दवाई नहीं खाना चाहते। अगर आपके पास लॉस्ट टू फॉलोअप वापस आएगा ना, तो उसमें से सारे ऐसे नहीं होते कि हाँ कि हमने दवाई खानी ही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना चाहते हैं लेकिन उनकी कोई मजबूरियां होती हैं। तो जब भी पेशेंट अगर आपके पास आए ना, तो उसको आप ये मत करो कि तुम्हें 10 फोन किए थे, तू आता क्यों नहीं, तुम्हारे घर में वहां पे गए थे। हो सकता है ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो कि वो पहुंच ना पाए। हो सकता है कि उसकी जॉब कहीं ऐसी जगह पे लग गई है जहां से उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही। हो सकता है कि वो बीमार ही हो गया जिसकी वजह से वो आपके एआरटी सेंटर में पहुंच ही नहीं पाया। तो जिस दिन वो लॉस्ट टू फॉलोअप आता है, उसको, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ जी आपका पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप आया है कि उसको आप बड़े फूलों से स्वागत करो, बट बुरे शब्दों से स्वागत मत करो उसका। उसको रिटेंशन में क्या, बहुत समय लगता है अगर हम देखें कि लॉस्ट ऑफ फॉलोअप को वापस एआरटी में लेके आने के लिए। जो पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप गया उसको कॉलिंग लिस्ट, बार 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 डाटा मैनेजर का लिस्ट निकाल के देना काउंसलर को कि इतने आज की ड्यू लिस्ट के थे, ये नहीं आए। काउंसलर का टाइम लगेगा आके उनको कॉलिंग करने के लिए। फिर उसके बाद अगर वो कॉलिंग लिस्ट से नहीं आए, कॉल करने से नहीं आए, तो कोई बिहान का वर्कर या कम्युनिटी केयर ग्रुप का वर्कर वो जाता है उनके घर पे, होम विजिट करता है। तो उसकी एफर्ट, उसके रिसोर्सेज, ये सारे बच सकते हैं अगर हम पहले ही उस पेशेंट को अपने एआरटी के अंदर एंगेज करके रखें और उसको दवाई पे बोलें कि तू लॉस्ट टू फॉलो, मतलब छोड़नी नहीं है दवाई। लेकिन फिर भी अगर छोड़ के चला गया और दोबारा से वापस आ गया इतनी एफर्ट्स के बाद, तो आप सोचिए ना कितनी एफर्ट लगी, कितना पैसा लगा, कितना टाइम जाया हुआ उसको वापस लेके आने के लिए। तो
प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट इंटरप्शन और एलएफयू, उसको अगर हमारे एआरटी में जैसे सपोज एक स्टेप वन है कि डायग्नोस हुआ आईसीटीसी से, और वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट है, या आपके हॉस्पिटल में वो चलता फिरता आया और वो बीमार था, कोई XYZ, चाहे वो चेस्ट क्लिनिक में दिखा रहा था या गैस्ट्रो में दिखा रहा था, या उसको काला पीलिया निकला था इसलिए वो हेपेटोलॉजी डिपार्ट, कहीं पे भी आया था, उसको HIV उन्होंने टेस्ट करा लिया, HIV पॉजिटिव आ गया, अगर वो आपके पास आईसीटीसी काउंसलर लेके आता है और आप उससे पूछिए, उसको वहां पे एंगेज करिए कि आप दवाई खाना चाहते हैं, हमारे एआरटी सेंटर से खाना चाहते हैं, आप उसको ऑफर करिए सर्विसेज, और वो अगर वहां पे रजिस्टर होना चाहता है तो रजिस्टर भी कर लीजिए। क्योंकि फर्स्ट अगर आज आपने रजिस्टर नहीं किया, आज अगर आपने उससे बात नहीं करी, हो सकता है वो पेशेंट कल को चला जाए और अपने घर जाके उसका माइंड चेंज हो जाए, उसको लगे कि मैं दवाई क्यों खाऊं, मुझे उन्होंने बोल दिया कि आप एक्स सेंटर पे आ गए हो, ये तुम्हारे होम टाउन का नहीं है, तुम अपने वही होम टाउन में जाओ और वहीं से जाके दवाई खा लो। तो मैं यहाँ पे क्यों खाऊं दवाई, यहाँ पे तो मेरी सारे लोग रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा 10 लोग मुझे जानते हैं, मैं तो यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक चलता फिरता हूँ। तो हो सकता है स्टेप वन पे ही हमारा डायग्नोसिस के बाद ही लिंकेज लॉस हो जाए। हम उसको प्रोग्राम के अंदर वो स्टेप वन का जो पूल था, जो आईसीटीसी में डायग्नोज होने के बाद वाला था, वो वहीं पे ही लिंकेज लॉस हो गया हमारा, वो एआरटी में पहुंचा ही नहीं, ना तो हमारे एआरटी में पहुंचा, ना हमारे हॉस्पिटल से हमारे एआरटी में पहुंचा, और ना ही वो दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचा। तो हालांकि उसका आगे प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है कि वो किसी चेस्ट की प्रॉब्लम से आया था और वो चेस्ट की क्लिनिक से उस टेस्ट होके हमारे पास आ गया, लेकिन वो उसको हमने रजिस्टर ही नहीं किया, या हमने उसको अच्छी काउंसलिंग नहीं करी, अच्छा समझाया नहीं, हो सकता है वो आगे रजिस्टर, आज अगर रजिस्टर हो जाता तो आज उसकी दवाई शुरू हो जाती, महीना 2 महीना 3 महीना हम दवाई पे अच्छे से खिला के उसको, हम उसके पेरेंट एआरटी में या पेरेंट एआरटी सॉरी, उसके जो होम टाउन का एआरटी है या उसका वर्क प्लेस का एआरटी है, वहां पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्टेप टू में है लिंकेज टू केयर। अगर एआरटी इनिशिएशन हो गई एट LAC प्लस, या जैसे कुछ जगहों में है कि LAC और एआरटी, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत एआरटी से दूर हैं और सर्विसेज से वो दूर हैं, और वहाँ पे LAC प्लस का जो भी होगा, जो स्टाफ नर्स है, वो ई कम्युनिकेशन के थ्रू एआरटी से उसकी रिपोर्ट्स भेज के कि फलां फलां पेशेंट जो है हमारे पास एआरटी में नहीं पहुंच सकेगा, उसको ये अभी स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है, अभी आप देख लीजिए, उसकी एक्सरे की रिपोर्ट सेंड कर दे, या फिर आपको उसके बाकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन और बाकी सब चीजें वो आपको सेंड करे और आपको बता दे, तो आप उसको इनिशिएट कर दो और उसको बाद बोलो कि हाँ ये इनिशिएट करके दवाई उसका टेस्ट करा के बीच में आके दिखा जाए। पहले उसकी प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है, और जब पता लगने के बाद रैपिड एआरटी इनिशिएशन बहुत जरूरी है। अगर जल्दी शुरू हो जाएगी दवाई, अगर हम उसकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस रूल आउट कर लेंगे और उसको हम आगे अच्छी केयर में ले सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी आगे फोकस ऑन न्यूली रजिस्टर्ड और नॉट इनिशिएटेड, और जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए थे और इनिशिएट नहीं हुए थे, तो वो इस तरह से ई इनिशिएशन करा सकते हैं। दूर के सेंटर्स, कुछ कुछ जगहों में ऐसा हो भी रहा है जहाँ पे ई इनिशिएशन लोग करते हैं, जहाँ के सेंटर्स कुछ हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं एरियाज, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है जहाँ पे लोग ऐसे ई इनिशिएशन कर लेते हैं और वो पेशेंट्स जो है रैपिड इनिशिएट हो जाते हैं और केयर में आ जाते हैं। और स्टेप 3 में है रिसीप्ट ऑफ
और ऑन रिटेंशन इन केयर, तो वो रिटेंशन पैकेज ए में आ गए, जिनमें कि वो एसिम्टोमेटिक, जब 6 महीने तक हमारे पास उनका अच्छा फॉलोअप चलेगा। और हमारा स्टेप 4 क्या है कि उनका वायरल सप्रेशन हो जाए। हमारी जो एआरटी की दवाइयाँ हमने शुरू करी उस पेशेंट के लिए, और वो दवाइयाँ खा के वायरली सप्रेस्ड रहे। हु शुड बी ऑफर डिफरेंशिएटेड केयर। अब हर एक पेशेंट, हर एक सेंटर जो है वो अपने आप के अंदर अलग अलग तरह के पेशेंट देख रहा है। मोर और लेस हमें पता भी है कि क्या क्या काम है, किस किस का क्या क्या काम है। लेकिन जब भी पेशेंट आता है तो हमें उस पेशेंट को, जैसे एक क्लासरूम मान लीजिए, एक क्लासरूम में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 उसमें कुछ हाई आईक्यू वाले होंगे, कुछ लो आईक्यू वाले होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ शरारतों में ज्यादा होंगे, कुछ लोग शरारतों में कम होंगे, किसी का आर्ट एक्टिविटी अच्छा होगा, किसी का। इसी तरह से हमारे पेशेंट भी उसी तरह से देखी जाए तो हर पेशेंट के लिए एक सेट ऑफ पैटर्न नहीं दिया जा सकता। कुछ ट्रकर्स एंड माइग्रेंट्स हैं, कुछ आईवी ड्रग एब्यूजर है, कुछ नॉर्मल पॉपुलेशन है, कुछ जो है ओल्ड एज पेशेंट्स हैं। तो अगर हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच लेके चलेंगे कि इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है तो हमने इसको कैसे दवाई देनी है, ये प्रेग्नेंट फीमेल है इसको, तो डिफरेंशिएटेड केयर और पैकेजेस हमें ढूंढने पड़ेंगे अपने सेंटर के हिसाब से। Retention: 2 steps forward, 1 step back. PLHIV vulnerable for loss to follow up in first to 3 to 6 months. तो पहले शुरुआत में जो मिस LFU होते हैं वो हमारे 3 से 6 महीने के बीच बीच में हो जाते हैं। और मेजर कॉजेज ऑफ LFU इंक्लूड साइड इफेक्ट्स ऑफ ARV ड्रग्स एंड गैप्स इन प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग। अगर हमने ये पाया अभी तक कि जो जो पेशेंट्स हैं उनको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, हमें आके वो कंप्लेन करते हैं कि कोई बोलेगा कि पेशेंट दवाई गर्म थी, दवाई खा के चक्कर आने लगे। कोई बोलेगा कि मुझे तो पसीने आ गए, कोई बोलेगा जी मुझे तो इससे जलन बहुत हो रही थी, और मुझे तो टाइम ही नहीं सेट बैठ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं सुबह खाऊं शाम को खाऊं। तो ये हमारी प्रिपेयर्डनेस के गैप्स हैं, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स को ऐसे ऐसी, मैं ये नहीं कहती कि उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, किसी किसी को साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हर पेशेंट को दवाई सूट ही कर जाए। कई बार रैश भी हो सकता है हमारी दवाई से, किसी के किडनी डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हाँ उसको दवाई शुरू करते ही आयरिस हो गया, जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम, जो जिसमें बीमारियां छिपी हुई बैठी थी, वो फ्लेयर अप हो गई, और जिसके कारण वो अब जो है और इन्फेक्शंस आ गए हैं, जो छिपी हुई बीमारियां थी वो और सामने आ गई। तो पेशेंट, मैं आपकी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी थी, लेकिन ARV ड्रग्स की कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स की वजह से उसको लगा कि गोली तो इन्होंने बोला था कि ये बीमारी को ठीक करेगी, मैं तो बीमार हो गया, मुझे तो चक्कर आने लग गया, मुझे तो बुखार आ गया, तो मैं क्यों खाऊं ऐसी दवाई जिससे कि मैं बीमार हो जाऊं। क्योंकि अगर हम पैरासीटामोल की गोली खाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि इससे हमारा सर दर्द या बदन दर्द ठीक हुआ, बुखार हमारा ठीक हुआ। लेकिन अगर उसने वो दवाई खाई और उसको सिम्टम फ्लेयर अप हो गए, तो उसको लगेगा ये तो दवाई बिल्कुल बेकार थी, बिना बात के मुझे इन्होंने दवाई खिला दी। अभी तो शुरुआत है ना ART में आने की, काउंसलर से मिलने की, तो उसकी किसी से इतनी कोई बॉन्डिंग नहीं है। उसको वो आया बॉन्डिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसको बीमारी आ गई, जिसकी वजह से वो हमसे बात कर रहा है और हमसे मिलना चाह रहा है। अदरवाइज तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम, वो पूछेगा किससे, किसी दोस्त से पूछेगा कि ये
वो कहेगा बेकार है, वहां पे तो इतने पेशेंट खराब होते हैं, ये है वो है, वो सेंटर में मत जाना। तो उसे लगेगा कि हाँ मेरा दोस्त ने बोला है, मेरे फ्रेंड ने बताया, ये चीज बिल्कुल सच्ची है, और जो उन्होंने समझाई थी वो सब बेकार है। तो यहाँ पे हमारी प्रिपेयर्डनेस में कमी हो सकती है। और पेशेंट अगर आके बोलता है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनना बहुत जरूरी है। पेशेंटली सुनिए कि हाँ उसने बोला रैश आया था, आप उसको बोलो आज खा लो, कल को अगर हमारे पास नहीं पहुंच पाए तो फोटो जरूर ले लेना कहाँ पे कैसा रैश था, ताकि हमें पता चल सके। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल LFUs एंड काउंसिल देम अकॉर्डिंगली। तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस में कौन कौन अच्छे से सुन के गया है, और कौन कौन ध्यान दे रहा था, कौन कौन नहीं ध्यान दे रहा था। तो वो आगे दवाई खाएंगे नहीं खाएंगे। तो प्रोबेबल LFUs उनके कुछ कुछ कारण हो सकते हैं, तो हमें उनको अच्छी तरह से काउंसिल करना है। फ्रेमवर्क फॉर पेशेंट सेंट्रिक डिफरेंशिएटेड केयर। तो रैपिड ART एंड अर्ली केस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आया पेशेंट और उसको समझाना, ताकि उसकी जल्दी से ART शुरू हो जाए। और ART कितने दिन में शुरू हो जाए? विद इन 28 डेज, क्योंकि 28 डेज के बाद वो प्री RT LFU कहलाएगा। इंटेंसिव फॉलोअप एंड अर्ली ट्रैकिंग, ट्रेसिंग फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट्स, अर्ली रिटेंशन। तो उनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है उसको। और सब सेंटर्स अपने आप से ध्यान से सोचें कि आप लोग ART में पेशेंट आने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, कितने लोग हैं जो उनको कॉल करते हैं कि आप आइए और आके दवाई शुरू करवाइए, या आप दवाई के लिए आए थे ART में, आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ एंगेजमेंट प्रोसीजर। तो वो हमें उनको फॉलो अप करने के लिए ट्रैकिंग करनी। इससे क्या होगा, आपको उनका फोन नंबर भी पता चल जाएगा कि आपने वो आपका फोन नंबर सही देके गए हैं कि नहीं गए। और डिफरेंशिएटेड केयर टू डिक्रीज बैरियर्स। तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए हमें डिफरेंशिएटेड केयर करनी है। ये नहीं कि एक पेशेंट को हो सकता है कि कम टाइम लगे और वो जल्दी समझ जाए और वो अपनी बीमारी को लेके ज्यादा सचेत हो, तो वो ज्यादा अच्छे से करेगा। लेकिन जो लोग जिनको थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत है और वो आगे चाहते हैं, तो उनको किस तरह से हम रिटेंशन में लाएंगे? पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज अक्रॉस ट्रीटमेंट कैस्केड। तो ये है एनरोलमेंट इन HIV केयर। हमारे पास आया पेशेंट, ये आजकल एक पैकेजेस लगा दिए हमने पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये स्टिकर्स हैं। अगर आप पैकेज A में ऑल PL-HIV न्यूली रजिस्टर्ड इन HIV केयर अंटिल 6 months ऑफ ART इनिशिएशन। तो पैकेज A में हम उन लोगों को लेंगे जो न्यूली रजिस्टर्ड हैं, आए और विद इन 6 months हमारे पास रहे ART शुरू कराने के बाद। तो वो पैकेज A है। A+ कौन सा हो जाएगा? जिसमें उनकी CD4 कम है या एडवांस डिजीजेज हैं, उनको हम A के साथ प्लस लगाएंगे। A+ उनको ज्यादा केयर देने की जरूरत है। वायरल लोड टेस्टिंग हम सबकी करते हैं एवरी 6 months, उन पेशेंट्स की जो न्यूली आए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हर पेशेंट जो आया न्यूली इनिशिएट हुआ, आज सपोज जनवरी में इनिशिएट किया, तो उसका हमने वायरल लोड जुलाई में करना ही करना है। फिर उसका नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट जनवरी में करेगा। 6 6 एंड देन 1 1 ईयर। तो आज अगर उसका 6 महीने पे हमने वायरल लोड टेस्ट किया और वो वायरल लोड जो है वो सप्रेस्ड आया, पेशेंट स्टेबल है, तो उसको हम पैकेज B में ले लेंगे। और सपोजिटली वही पेशेंट अनसप्रेस्ड वायरल लोड, मतलब उसका वायरल लोड जो है वो 1000 कॉपी से ज्यादा आ गया, तो उसको हम अनसप्रेस्ड वायरल लोड लेके उसको पैकेज C में डालेंगे। पेशेंट सेंट्रिक डिफरेंशिएटेड पैकेजेस। अब पैकेज ऑफ सर्विसेज फॉर इनिशिएशन एंड शॉर्ट टर्म रिटेंशन। कोई न्यूली रजिस्टर्ड PL-HIV है, ये हमारे पैकेजेस हैं, उसको हमने पैकेज A में प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग करनी है, और उसका एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केयर गिवर, स्क्रीनिंग फॉर TB एंड अदर OIs, ये उसी टाइम पे करनी है एडवांस HIV देखने के लिए।
और उसी दौरान जब हमने ये सब कुछ कर लिया कि एड्रेस वेरीफाई कर लिया, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसको केयर गिवर मिल गए, तो हमने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी रूल आउट कर लिए, तो हमने उसको आगे रैपिड एआरटी के लिए इनिशिएट करना है, टीबी प्रिवेंशन के लिए। फिर उसके बाद हमने उसको दवाइयाँ देनी है। जब एआरटी शुरू हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो टीबी का है, तो और हमारे पास आईपीटी जो है वो फ्री है प्रोग्राम में अंदर, और वो हमने 6 महीने के लिए खिलानी है। और उस पेशेंट को हमने ऑफर करना है कि आप आईपीटी जरूर लें। सीपीटी अगर एलिजिबल है, CD4 जो है उसका 350 से कम आया है, तो हमने सीपीटी उसको देनी है। तो वो भी हमने देखना है। केस मैनेजमेंट इंटेंसिव फॉलोअप 6 महीने के लिए विद ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। शुरुआत के हमने हमेशा से यही पाया है कि शुरुआत के 3 to 6 मंथ्स के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो लॉस टू फॉलोअप में जाते हैं, जिनका हम अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो इसी दौरान अगर हम ये करेंगे कि इनकी अच्छी कॉलिंग करेंगे, अच्छा समझाएंगे, तो हो सकता है कि ये पेशेंट्स जो हैं अच्छा फीडबैक दें और अच्छे से रिटेंशन इन केयर हो जाए। और वायरल लोड टेस्टिंग हमने हर पेशेंट की बताया है, जो न्यूली आया पेशेंट इनिशिएट हुआ उसका 6 मंथ्स पे हमने एआरटी पे वायरल लोड करना है। इंडेक्स टेस्टिंग वो अब प्रोग्राम में धीरे धीरे हर जगह पे ये शुरू कर लिया है। तो सबके सेंटर्स में सबको समझा दिया होगा, सबको ये गाइडलाइन समझ में आ गई कि जितना भी हमारा पेशेंट है जो दवाइयों पे शुरू किया गया है, उसका जो भी इंडेक्स हो सकता है, ही और शी कुड बी अ स्पाउस, फ्रेंड, या कोई XYZ पार्टनर है जिसको कि वो टेस्ट कराना चाहते हैं, ताकि आगे से आगे जो उनके भी इंडेक्स हैं उनको, और बाकी बच्चे अगर पेरेंट्स हैं तो हस्बैंड वाइफ बच्चे, इन सब की इंडेक्स टेस्टिंग में टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और इसका सोच में काउंसलर ने रिपोर्ट भी भरना है, और कोशिश यही करनी है कि जो इंडेक्स टेस्टिंग है वो हमारे आईसीटीसी सेंटर से ही हो, या पेशेंट अपने घर में जहाँ पे भी XYZ जगह को बिलोंग करता है वहाँ के आईसीटीसी सेंटर से करा के ला सकता है। पेशेंट सेंट्रिक पैकेजेस देने हैं फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन, अडोलेसेंट चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और पैकेज A+ में है कि एडवांस डिजीज मैनेजमेंट करनी है, एनहांस एडेरेंस काउंसलिंग करनी है। हो सकता है उसको कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जिसकी और भी दवाइयां चलनी है, तो खाली एक ही दवाई HIV की नहीं है, या 2 दवाइयां नहीं है खाली, उसको हो सकता है 6 या 7 दवाइयां साथ में खानी है। तो उसका किस तरह से उसका एडवांस पैकेज बनाना है कि वो सारी की सारी दवाइयां खा ले, द, दवाई के साथ न्यूट्रिशन समझानी है उसको, केयर समझानी है, किस तरह से उसने केयर करनी है। हो सकता है कि पेशेंट बेड रिडन हो, तो उसका केयर गिवर जो है उसको उसकी केयर के लिए समझाना है कि कैसे उसने उसका केयर करना है, कैसे उसको फीडिंग, कैसे उसका साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो पैकेज A+ जो है वो डिफरेंशिएटेड केयर में ही आएगा, और उस पेशेंट को हमने ज्यादा ध्यान से देखना है। पैकेज B जो है वो डिफरेंशिएटेड सर्विस डिलीवरी है, मल्टी मंथ, उसको सप्रेस्ड वायरल लोड जिसमें आ गए, जिसके 6 महीने पे हमने पेशेंट को वायरल लोड टेस्ट किया और वो वायरल लोड जो था वो सप्रेस्ड वायरल लोड है, तो उसको हम मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन कर पाएंगे। पेशेंट किसी टाइम बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो आप उसी हिसाब से आप उसको मल्टी मंथ दवाई भी दे सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। किसी LAC में जाना चाहता है या कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप से दवाई ले ली तो वो बता देता है। रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग उसकी अपनी नॉर्मल चल रही है, तो ये पैकेज B में हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन, ताकि उसको भी आपने बोल दिया कि हाँ आप LAC में चले जाओ, अपने घर के पास चले जाओ, या कभी आप आओ तो वायरल लोड के लिए हमारे पास आ जाना, या कोई दिक्कत हो तो आ जाना। बाकी पैकेज B में आप उस स्टेबल पेशेंट्स को रख सकते हैं। और पैकेज C में जो है वायरल लोड टेस्टिंग
जिनको करी और उनका वायरल लोड जो था वो अनसप्रेस नहीं आया, उनको एनहांस्ड एडहेरेंस काउंसलिंग की जरूरत है। हो सकता है कि उनकी जो दवाइयाँ वो सही से नहीं खा रहे, हो सकता है कि दवाइयाँ उन पे अच्छे से काम नहीं कर रही, उनको स्विच करने की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है। हो सकता है पेशेंट सही से दवाई खा पा रहा है, उसका कोई दवाई का टाइमिंग गलत हो। तो पेशेंट सेंट्रिक पैकेजेस पर्टिकुलरली फॉर द की पॉपुलेशन, एडोलेसेंट चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो केस मैनेजमेंट अप्रोच करनी है हर केस टू केस बेसिस पे कि और उसको फोकस करना है इंडिविजुअल को। उसका फोन करिए, चेक इन करिए, रिमाइंडर करना है। कोई पीयर ग्रुप का जो है विहान सेंटर से कोई उसको विजिट कर सके, और उसको अगर वो लॉस टू फॉलोअप है जिसकी वजह से उसका वायरल लोड जो है वो हाई है, तो उन चीजों को ट्रैक करके और उनकी मिस्ड अपॉइंटमेंट्स की ना हो, इसके लिए उनको वापस ट्रीटमेंट केयर में लेके आने के लिए। पैकेज ए सर्विसेज फॉर पीएलएचवी न्यूली रजिस्टर्ड इन एचआईवी केयर अंटिल 6 months आफ्टर ईआरटी इनिशिएशन। जैसे कि ये मैं सारा समझा चुकी हूँ कि एड्रेस अपने अपने एआरटी सेंटर में आप लोग सोचिए कि जब भी पेशेंट आपने एआरटी में इनिशिएट किया और उस रजिस्टर करा, तो उसका जो एड्रेस उसने बोला आपने वो लिखा, उसने फोन नंबर बोला वो आपने लिखा। कितनी बार जो है कि अगर वो पेशेंट एक दो तीन बार आ गया और अपनी दवाई भी शुरू कर, अगर बिल्कुल टाइमली आता गया, आपने हो सकता है उसको कभी कॉल ना किया हो सकता है 6 महीने बाद उसने पुनः फोन नंबर चेंज कर लिया या एड्रेस ही चेंज करके चला गया। आपने कभी दोबारा उसको पूछा कि आपका एड्रेस नया वाला कौन सा है या आपका फोन नंबर चेंज तो नहीं हुआ? वो हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पेशेंट जब आ गया, जो उसका एड्रेस लिखा गया, वो हमारे यहाँ पे किसी की एफर्ट नहीं होती कि दोबारा से उसका एड्रेस चेंज कर, क्योंकि जब वो लॉस्ट टू फॉलोअप होएगा, जब वो मिस होएगा, जब हम उसको कॉलिंग करेंगे, फिर काउंसलर का आंसर आता है कि मैम फोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, फोन नंबर बंद है। मैम इस विहान वाला गया था, वो कहता है कि ये एड्रेस पे कोई बंदा रहता ही नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आप लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा टाइम लगा के, जब वो आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो आप उसको पूछिए कि आपका कोई एड्रेस चेंज तो नहीं है, कोई आपका फोन नंबर चेंज तो नहीं है, ताकि वो आप एड्रेस वेरीफाई दोबारा कर सको। सिम्टम्स उसको कोई ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के हैं या नहीं, ये तो हमने पैकेज ए में चेक करके तभी उसको पैकेज ए दिया था, और उसको सीपीटी दिया, उसकी इंटेंसिव फॉलोअप किया 6 महीने के लिए। प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग पैकेज ए एंड ए प्लस। तो वाइट कार्ड के ऊपर आपने स्टिकर्स लगाने हैं, येलो कलर्ड स्टिकर्स हैं पैकेज ए के। टेलीफोनिक ट्रैकिंग करनी है फॉर एवरी 15 days फॉर फर्स्ट 3 months, देन वंस अप मंथ अप टू 6 months ऑफ एआरटी इनिशिएशन। तो जो भी आपने पेशेंट आया उसको 15 दिन पे कॉल करा, 15 दिन पे कॉल किया, 3 महीने तक आपने ऐसे ही किया, तो पूरे महीने में आपको 6 बार उसको 3 महीने में आपने उसको 6 बार कॉल किया, और फिर उसके बाद 6 months में एक ही बार। तब भी आपका फोन नंबर पकड़ में आ जाएगा कि अगर उसका फोन नंबर सही नहीं है। इन केस पेशेंट्स डू नॉट टर्न अप, तो अगर नहीं आया, हो सकता है उसका कोई रीजन हो, लेकिन जब भी आए फिर आप उसको ये गुस्सा नहीं करिए कि अब वो तुम तब क्यों नहीं आए, तुम्हारी डेट ये थी। उसका पहले प्रॉब्लम पूछ लो, फिर उसके बाद उसको उसका सोल्यूशन देना। फॉर पीएलएचआईवी अंडर पैकेज ए प्लस, तो आपने ए प्लस का येलो स्टिकर लगाना है, ये बहुत जरूरी है। और अगर दिस इज सिंपल बट एन इफेक्टिव टूल टू प्रिवेंट LFU कॉलिंग विद इन 48 hours ऑफ मिस। अब ये पेशेंट ये किसी सेंटर पे उन्होंने ये टेबल जो है वो यूज किया था, दिस फॉर्मेट वाज यूज्ड टू रीच द LFU एंड मिस क्लाइंट्स। तो उस सेंटर वालों का ये था कि जब इस जुलाई टू सितंबर 2023 के अंदर उन्होंने उसको कॉल किया, जब पेशेंट 48 hours के अंदर नहीं आया, तो कॉल्स अटेम्प्ट करी गई सक्सेसफुल कॉल्स। अब ये तो है नहीं कि अगर 100 कॉल किए हैं
ये बड़ा हाई लोड सेंटर था जहाँ पे ये टेबल यूज हुआ। अराउंड 2 लाख पेशेंट्स थे उनके। और उनको जब उन्होंने कॉल किया तो सबके सब फोन उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता, जितने भी उनके मिस क्लाइंट्स थे। तो 78% पेशेंट्स का वो सक्सेसफुली कॉल कर पाए। और उसमें से उनका अराउंड 85% जो है पेशेंट जो है जो मिस हो रहे थे वो वापस आ गए। इसी तरह से उन्होंने अक्टूबर टू दिसंबर का दोबारा से किया, तो उसमें भी उन्होंने कॉल्स करा और फिर उनका सक्सेस आया। तो जो पेशेंट मिस में जाने वाला था वो एआरटी में वापस से आ गया। तो कितना मैन पावर लगता है अगर करेक्ट फोन नंबर हो और आपने एफिशिएंटली कॉलिंग लिस्ट देखी और आपने कॉल किया। तो जो पेशेंट जो मिस होने जा रहा था, शायद उसका मन डावाडोल था या उसकी कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने उनको बैक टू एआरटी सेंटर ले आए और उनको फिर से दवाई शुरू करा दी। तो ये बहुत अच्छा टूल एक सेंटर में यूज हुआ, जिसकी वजह से उनका रिटेंशन इन केयर बहुत अच्छा हो गया। सेग्रीगेशन ऑफ मिस कार्ड्स। अब किसी किसी सेंटर में जो है ये कार्ड्स जो है वो लगाने के लिए उसमें आप कौन सा डेली ड्यू लिस्ट के हिसाब से आपने कार्ड्स रखे हुए हैं, कौन कौन आएगा कौन कौन जाएगा। तो आज की डेट के ड्यू लिस्ट के कार्ड्स वो पहले रख लेंगे, ड्यू लिस्ट निकाली और कौन कौन नहीं आया उनको रखते जाएंगे कि ये नहीं आया अभी इसको कॉलिंग कर लेंगे। तो मिस 1 डे, मिस 2 डे, मिस 3 डे। तो इस तरह से भी ये बास्केट्स लगा सकते हैं। बहुत अगर कोई बोलेगा कि ये हमारे पास कबर्ड नहीं है, बास्केट्स नहीं है, तो आप हॉस्पिटल्स में बॉक्सेस मिलते हैं, बॉक्स को काट के भी लगा सकते हैं। देयर आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकता। डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज जो है वो बराबर कहीं पे भी नहीं है। किसी एआरटी में कोई चीज का ज्यादा फायदा है, किसी के पास स्पेस ज्यादा है, किसी के पास मैन पावर ज्यादा है। लेकिन हमने उसी उसी के अंदर कितना अच्छा एफिशिएंटली काम किया ये हमारे ऊपर होता है। ट्रायजिंग ऑफ पीएलएचएवी टू पैकेज बी और सी। तो एनरोलमेंट हो गया, पैकेज ए और ए प्लस हो गया, वायरल लोड टेस्टिंग हो गई 6 महीने पे। तो पैकेज बी में कितने अगर कोई भी सेंटर है वो सपोजिटली कोई भी हाई लोड सेंटर ही क्यों ना हो, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि दिन के अगर मान लो 100 पेशेंट आए हैं, तो 100 के 100 जो है वो ए और ए प्लस नहीं हो सकते। ए और ए प्लस मीनिंग मतलब जो शुरुआत के विदिन 6 मंथ्स वाले, वो 100 के 100 नहीं हो सकते, 50 नहीं हो सकते। तो पैकेज ए और ए प्लस वाले पेशेंट्स जो हैं वो उस दिन की डेट में कम होंगे। ज्यादा से ज्यादा सब पेशेंट्स कौन से होते हैं? पैकेज बी वाले, जो सप्रेस्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, जो खा रहे हैं, वो अपना मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन या नॉर्मल फॉलोअप के लिए आते हैं सबसे ज्यादा। और अनसप्रेस्ड वायरल लोड वाले ये भी बहुत कम, पैकेज सी वाले भी बहुत कम होते हैं। तो अगर 100 में से 80 मान लो पैकेज बी वाले ही पेशेंट्स निकलेंगे हर सेंटर पे। मैं अपने सेंटर की बात नहीं कर रही, हर सेंटर पे आप देखो 70 to 80% वो पैकेज बी वाले पेशेंट्स होते हैं। दोज हु डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन, दोज हु डू नॉट रिक्वायर मच टाइम। उनको जो अपनी, क्योंकि उनको आते हुए समय हो गया है, वो अपनी बातें बता सकते हैं, वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनके वायरल लोड अनसप्रेस्ड हैं, वो अपनी बातचीत समझा पाएंगे, बता पाएंगे, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ लें। लेकिन जो दुखी है, जो परेशान है, वो ए प्लस है और सी है। तो अगर हमने ए प्लस और सी को ही टाइम नहीं दिया जब वो आए, उसको हमने डिफरेंशिएटेड पैकेज ही नहीं दिया, तो रिटेंशन में हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? टाइम तो उन्हीं को देना है हमने। और जो पैकेज ए है उसको भी टाइम देना है, क्योंकि वो अभी तो नया नया क्लाइंट है हमारा, और उसको अभी हमारे बारे में पता ही क्या है, उसको यही नहीं समझ कि इस दवाई को खाने से उसको क्या फायदा होने वाला है। पैकेज बी और पैकेज सी जो है वो इफ मोर देन 6 मंथ्स ऑन एआरटी हो जाएगा, तो उसके बाद ही जो ए और ए प्लस वाले हैं वो पैकेज बी और सी में जाएंगे। स्टेबल पेशेंट्स, अडल्ट एंड एडोलेसेंट्स, जो 10 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं,
और चिल्ड्रन जो 2 साल से ज्यादा उम्र के हैं। तो अभी प्रोग्राम के अंदर ये भी आ गया है कि जो बच्चे हैं उनको भी मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन हो जाती है। पहले जैसे नहीं होती थी, अब बच्चों को भी मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि देखिए बच्चा तो पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर बार हर महीने एक दिन छुट्टी लेके एआरटी में आ जाए। हो सकता है उसका वेट बैंड इतना बढ़े भी ना। तो कई बार पेरेंट्स जो है उस बच्चे के लिए दवाई लेके जा सकते हैं। तो आप पेरेंट्स को या केयर गिवर को और जो भी उसका दवाई लेने आता है उसको आप समझा सकते हैं कि दीज आर दी वार्निंग साइंस, अगर ये इसमें से कुछ भी हो तो आप बच्चे को पहले लेके आइए। हमने आपको 2 महीने की दवाई दे दी है, लेकिन अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपने उस दिन लेकर आना है। तो उस टाइम पे आप उस पेशेंट की प्रॉक्सी में भी दवाई दे सकते हैं उस बच्चे की। और डेफिनेशन ऑफ स्टेबल पेशेंट शैल बी एप्लीकेबल फॉर पेशेंट्स ऑन एआरटी, चाहे वो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है या थर्ड लाइन है, आफ्टर बीइंग ऑन दैट लाइन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो उसको दवाई खाते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया। दिस डेफिनेशन शैल बी एप्लीकेबल across various differentiated care models like multi-month dispensation, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी यूज करी जा सकती है, या उसने कम्युनिटी बेस्ड डिस्पेंसेशन लेनी है तो भी उसके लिए भी यूज हो सकती है कि वो स्टेबल है। और benefits of multi-month dispensation may also be extended to patient availing services at LAC and LAC plus। तो हम LAC में भी पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट स्टेबल है। PLHIV on TB preventive therapy who have completed 3 months on TPT could also be provided benefit of service delivery model for stable PLHIV if fulfilling the above criteria. They should be provided after proper counseling on adherence and adverse effects। अगर हमने देख लिया उसको कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा दवाई से, उसको अच्छे से हमने काउंसलिंग कर दी और उसकी एडहेरेंस अच्छी है, तभी आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी पेशेंट आपने मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन के लिए रखा है या करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना स्टॉक्स चेक कर लीजिए। अगर आपके पास दवाई देने के लिए प्रॉपर स्टॉक्स है तभी आप उनको मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन करिए। अगर नहीं है तो ये नहीं कि आज हमने कर दी, हमें तो समझाया था, हमें तो बताया था कि मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन ऐसे ऐसे क्लाइंट्स की हो सकती है तो हमने कर दी। आपने अपने स्टॉक्स चेक करने हैं। सबसे पहले आपके पास दवाइयां हैं, आपके पेशेंट्स को देने के लिए अप्रोप्रिएट दवाइयां हैं आपके पास सेंटर में है, तभी आप मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन करिए और अपने सैक्स को बता के करिए कि जो स्टेबल पेशेंट्स हैं हम उनकी ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर है। पैकेज बी, services for stable PLHIV. PLHIV who are stable, they can be considered for differentiated care and service delivery models for multi-month dispensation, linking to ART centers, community-based refill groups, जहाँ जहाँ पे भी हैं उनके कम जहाँ पे उनको मिल पाए। For all patients on first line ART, routine viral load testing should be done at 6 months, then at 12 months, and after initiation of ART annually। और वाइट कार्ड्स जो हैं PLHIV के अंडर पैकेज बी शुड बी टैग्ड विद अ ग्रीन रिमूवेबल स्टिकर। तो उनका स्टिकर जो होगा, ए और ए प्लस का येलो था, बी का ग्रीन है। इज इट पॉसिबल टू ट्रायज इन हाई ब्लड सेंटर? बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे अच्छा फायदेमंद ही यही है कि अगर हम उस हाई लोड सेंटर में ट्रायज कर लें ताकि कैटेगराइजेशन हो जाए और पेशेंट्स को जो है जिनको ज़्यादा अटेंशन एंड केयर की ज़रूरत है उनको पहले देखा जाए या उनको प्रेफरेंस दी जाए, और जो कम जिनको कम अटेंशन की ज़रूरत है उनको अकॉर्डिंगली देखा जाए। इफ ट्रायल इज पॉसिबल, व्हाट प्रोपोर्शन यू एंटिसिपेट इन कैटेगरी बी? तो मैंने बताया कैटेगरी बी वाले पेशेंट्स आप सभी चेक करिएगा, आप सबके सेंटर्स में जो है वो 75 to 80% ही होते हैं जो स्टेबल ऑन एआरटी चल रहे होते हैं। तो जो केयर और जो अटेंशन देनी है वो ए प्लस और सी को ज्यादा देनी है, और ए जो हमारे न्यूली इनिशिएटेड क्लाइंट्स हैं उनको।
patient-centric package of care, implementing a standardized package of services across all ART centers। ये हमारा कुछ सेंटर्स ने ऐसा भी किया है कि ये एक डाटा निकाला जिसमें उन्होंने अपने हाई लोड सेंटर ने कि उन्होंने ये स्टिकर लगाए और उन्होंने देखा कि कौन कौन से पेशेंट्स जो हैं वो ए में आते हैं, कौन से A+ में आए और कौन से बी और कौन से सी, और फिर उन टोटल पेशेंट्स को फिर उनका परसेंटेज काउंट किया। तो इसी तरह से आप भी करके देख सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम हमारे तो सेंटर में 4,000 पेशेंट है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी स्टार्ट करोगे। तो अगर आज करोगे हो सकता है विद इन 6 मंथ्स आप ये सारा कुछ अचीव कर पाओगे। पहले स्टिकर लगा लो। तो अगर रोज रोज का काम करते जाओगे तो ये आप कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक साथ में दिया हुआ है मॉडल भी, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि जहाँ पे स्टिकर्स लग रहे हैं सेंटर में और वो कार्ड्स हैं। और जैसे ही केयर कोऑर्डिनेटर कार्ड निकालेगा, जिसका रेड स्टिकर दिखेगा, जिसका A+ दिखेगा, उसको वो पहले निकाल लेगा कि इसको पहले देखना है, इसको अटेंशन इन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी अकॉर्डिंगली उसको देखा जाए। पर्सन सेंट्रिक काउंसलिंग कर सकते हैं। स्टिकरिंग ऑफ कार्ड्स जैसे आप देख सकते हैं, और स्टैकिंग ऑफ कार्ड्स कैसे उन्होंने अलवीरा के आगे C के लिए, A+ के लिए और A लगा रखे हैं। दीज आर द मॉडल्स। डिसेंट्रलाइजेशन, comprehensive health camps ensuring equitable access to care। तो कुछ कुछ सेंटर्स में ऐसा होता है कि आप आउटरीच कर सकते हैं एक्टिविटी फॉर पेशेंट्स। आप पेशेंट्स आपके पास आ नहीं सकते, पेशेंट्स के दूर लग रहा है ART सेंटर, या आप कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप 2 स्टाफ मेंबर्स जाके दूसरे LAC का स्टाफ लेके आप वहाँ पे जो LAC के जितने भी पेशेंट्स हैं या टारगेट पॉपुलेशन है उनको लेके उनकी सैंपलिंग करके उनकी स्क्रीनिंग करके आप वहाँ से लेकर अपने ART में आ सकते हैं। उनके टेस्टिंग करके वापस भेज सकते हैं। तो जो जो पेशेंट्स हैं उनका उनका एक आपकी विजिट हो जाएगी पेशेंट के लिए, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा कि आप वहां पे गए और ड्यूरिंग द कैंप उसकी जो जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, शायद वो ना आके पूछ पाता, लेकिन वहां पे आया, मिला, आपने रिव्यू किया, पेशेंट को कोई जरूरत है केयर की, आपने उसको अपने पास बुला लिया कि आप आ जाना ART में, ये टेस्ट होने बहुत जरूरी है, इन इनकी रिपोर्ट है। हो सकता है पेशेंट इस चीज को समझे और उसको दोबारा से आपके पास आ जाए और उसकी जो ट्रैकिंग है वो अच्छी हो जाए। तो आउटरीच हेल्थ कैंप्स एज अ मोड्स ऑफ डिलीवरी HIV केयर एंड ट्रीटमेंट के अंदर लो कवरेज होती है फॉर वायरल लोड एंड हेपेटाइटिस अमंग PL-HIV, accessing services from decentralized sites due to lack of services और increased travel cost जो है and time of PL-HIV to avail the services from nodal ART centers। poor coordination between centralized sites, nodal ART centers and partners, no dedicated staff at decentralized sites to provide viral load and hepatitis services। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप वहां पे जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये CLHIV जो चिल्ड्रन लिविंग विद HIV, उनके पिल बॉक्स मैनेजमेंट कार्ड्स हैं, ये वहां पे रखे जा सकते हैं। जैसे किसी सेंटर ने करके रखा हुआ है एक मॉडल कि उस बच्चे की ये दवाइयां हैं। और जो कार्ग जो है कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, ये हर जगह पे किसी किसी नाम से, जैसे कम्युनिटी से लोग होते हैं, तो दे आर सेल्फ फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ स्टेबल PL-HIV फ्रॉम द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। तो उनको उनकी भाषा समझ में आती है, उनके उनके कस्टम समझ में आते हैं। तो जो भी वहाँ पे ग्रुप और नेटवर्क होता है, वहाँ पे वो जाके उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको जाके एज ए पीयर एजुकेटर काम कर सकते हैं, उनको उनकी नीड बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनको दवाइयाँ चाहिए हैं तो वो कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, उनको समझा सकते हैं। तो दीज ग्रुप्स आर फॉर्मली रजिस्टर्ड एट, ये ART के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। इन ART को पता होता है कि ये पर्सन है जो जाएंगे एंड विद द डिटेल्स। तो वो वहां पे जाके उन बच्चों को दवाइयाँ दे के आ सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं ग्रुप मॉडल्स में,
जिनको ग्रुप मॉडल्स में लिया गया है, managed by healthcare workers. They welcome back clinics for children, adolescent adherence clubs, managing the clients जो फैमिली सेंट्रिक केयर, स्टेप अप काउंसलिंग करते हैं, टीआई साइट्स में होते हैं, और इंडिविजुअल मॉडल्स में एक फैसिलिटीज के अंदर वन स्टॉप कॉर्नर फॉर ट्रांसजेंडर फीमेल सेक्स वर्कर पॉपुलेशन, एलएसी, ऑर्फनेजेस, और नॉट बेस्ड ऑन फैसिलिटी, जैसे फिक्स्ड कम्युनिटी पॉइंट्स हैं, जैसे कोई चर्च हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मोबाइल आउटरीच एक्टिविटी हो गई, या होम डिलीवरी. दीज आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ द कार, टीआई कार, जो जाके उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड उनको फैसिलिटेट किया और जाके ये चैलेंजेस को ओवरकम किया. So Mitwa, an initiative with Mumbai DAX for adolescent living with HIV. तो ये अचीवमेंट्स हैं उनकी. उन्होंने 4 बैचेस कंडक्ट किए, जिसमें 25 एडल्ट थे एंड 6 पीयर मेंटर्स ट्रेंड जो थे. एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एआरटी स्टाफ. टेक्निकल टॉपिक्स थे जिसमें एचआईवी के ऊपर जेंडर, सेक्सुअलिटी, सेल्फ केयर, माय हेल्थ, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, इन्फेचुएशन, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने उनको समझाया. और ऑनगोइंग एक्टिविटीज के अंदर इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय एडल्ट एचआईवी पेरेंट्स, उनकी केयर गिवर की, एआरटी हेल्थ ग्रुप और उनकी रिसर्च के ऊपर. फिर उनके गैप्स इन द प्रोग्राम डिलीवरी जो उनकी एक्टिविटीज में पूछा गया, ट्रेनिंग रिसोर्सेज, टॉट, वर्कशॉप्स, इन सबको वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने यूज किया. और एक्सपेक्टेड आउटकम्स तो थी कि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई. जब वो लोग मिले आपस में, उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो उनको उन चीज़ों से फायदा हुआ. और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, एआरटी, उन्होंने फ्रेंडली मैनर से उन चीज़ों के आंसर किए. और पीयर एजुकेटर्स आए, तो एक इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट एडहेरेंस उनको मिला, और उनकी रिटेंशन हो गई एआरटी में, और उनकी जो थी इन्फॉर्म्ड चॉइस थी, और ट्रेनिंग रिसोर्स. तो आउटकम जो था वो बहुत अच्छा रहा इनका, जब पेशेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. पैकेज सी is the service for retention and care for unstable PLHIV, management of PLHIV with unsuppressed viral load, जैसे मैंने बताया. और पैकेज सी का जो स्टिकर है वो रेड कलर का है, और उनको अनसप्रेस्ड वायरल लोड है, तो हमने उनको वायरल लोड को रिपीट करना है. अगर वो उनकी एडहेरेंस ही नहीं थी दवाई से, तो हमने उनको समझाना है कि हम एनहांस्ड एडहेरेंस काउंसलिंग कर रहे हैं आपकी, और आपको काउंसलर को बार बार उसको समझाना है, बुलाना है, बहुत लंबी डेट नहीं देनी, शॉर्ट विजिट्स पे देना है, और उसका तीसरे मंथ में दोबारा वायरल लोड करेंगे. ई रेफरल करना है, केस मैनेजमेंट करनी है, उसकी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, उसको क्या दिक्कत परेशानी है वो पूछनी है, ताकि उसका केस अच्छे से मैनेज हो जाए, ट्रैक हो जाए. अगर कोई मिस्ड अपॉइंटमेंट है, अडेरेंस अच्छी नहीं है, अडेरेंस इंप्रूव हो जाए, उसका कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, एडवांस डिजीज है, तो उसकी मैनेजमेंट हो जाए. पेशेंट री एंगेज रिट्रीव्ड आफ्टर एलएफयू एंड देयर स्टेटस आफ्टर रिट्रीवल. तो ये परसेंटेज आप करके देखिए. PLHIV re-engaged into care at increased risk of LFU treatment interruption. About 25 to 35% would be LFU within next 6 months, जैसे मैंने बताया. और मिनिमम पैकेज ऑफ सर्विसेज फॉर री एंगेजमेंट इन केयर. सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज टारगेट ग्रुप. फिर सबसे जरूरी है नॉन जजमेंटल. आपने बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना, उनके साथ एम्पैथी रखनी है, सपोर्टिव कम्युनिकेशन रखना है. फास्ट ट्रैक टू मेडिकल ऑफिसर. अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंशिएटेड केयर है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से मिलवाइए, ताकि उसका वेटिंग टाइम मिनिमाइज हो.
मेडिकल ऑफिसर विल कंडक्ट द क्लिनिकल असेसमेंट। उसकी 4S स्क्रीनिंग जो है बाहर से होके आई है, उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है रूल आउट करना है, टीबी है और ART देनी है, CD4 टेस्ट करने हैं। उसके काउंसलर ने चेक करना है कि उसका अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका केयर गिवर कौन है, उसका एड्रेस सही है, फोन नंबर सही है, उसका ट्रीटमेंट कार्ड पे चेंज करना है, उसका डिटेल जो भी है वो एंटर करना है। एडहेरेंस प्लान जो है काउंसलर ने आइडेंटिफाई करना है कि उसका रीजन क्या था LFU होने का, एडहेरेंस के बैरियर क्या थे, क्या उसका कोई वर्क प्लेस था या उसको घर में पैसे ही नहीं थे ART सेंटर आने के लिए, या उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसको कोई आने से रोक रहा है कि आप कोई ऐसी दिक्कत है, या वो बीमार है जिसकी वजह से नहीं आया। तो वो अकॉर्डिंगली दे विल ड्राफ्ट एन एक्शन प्लान यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड टूल। फोन फॉलोअप, उसको बोलिए कि हाँ हम आपको फोन करेंगे, आप चाहे आप उसको 15। तो जो इनिशिएटेड, अगर हम देखें पूरे महीने में आपके पास न्यूली इनिशिएटेड क्लाइंट्स होंगे कितने, बहुत हाई लोड सेंटर भी होगा तो भी 20 30 40 50। तो अगर हमने सिर्फ 40 50 को ही एवरी 15 डे कॉलिंग करनी है तो ज्यादा कॉलिंग लिस्ट बनेगी नहीं। अगर न्यूली इनिशिएटेड को बार बार करेंगे, 6 बार एक पेशेंट को कॉल करना है, तो हर एक सेंटर में 2 2 3 3 काउंसलर्स हैं, आपस में बांट के भी कर लेंगे तो इतना बड़ा लिस्ट नहीं बनता फोन कॉल्स का। तो शुरुआत वाले जो और A+ वाले पेशेंट्स हैं उनको प्लीज फोन कॉल करिए और उनको टाइमली ART में बुलाइए। और ड्रग डिस्पेंसेशन के टाइम पे फार्मासिस्ट जो है वो जो जो दवाइयाँ समझाई गई हैं, जो जो कार्ड पे लिखी हैं, वो दवाइयाँ वहां से मिले, और उनको वो भी रिमाइंड कराए कि आपने नेक्स्ट विजिट पे लेने आना है, और वो उनको बताया कि मैंने आपको सही दवाइयाँ दी हैं, और वो चेक कर ले कि दवाइयों की डिब्बियां वो पेशेंट पूरी लेके गया है कि नहीं लेके गया। एंश्योर रिटेंशन। और फिर वो आपने रिटेंशन कैस्केड देखना है कि उसका 3rd मंथ पे कैसा रहा। ठीक है जी। सो यही हमारा पूरा स्क्रीनिंग करने के बाद ये हमारा एक्शन प्लान है, और इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे ताकि हमारे पेशेंट जो है वो रिटेंशन इन केयर रहे, और हमारी सेंटर का जो है अच्छा आउटकम आए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। द सेशन इज ओवर। थैंक यू सो मच मैम। किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज माइक अनम्यूट कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं। LFUs के बारे में किसी को कोई सवाल है? स्टेबल अनस्टेबल पेशेंट्स को कैसे कैटेगराइज करना है, इसके बारे में कोई सवाल है? या तो सारे समझ गए या सारे सो गए। नहीं मैम, सेशन अच्छा रहा। चलो, आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर समझाने। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज, आई विल वेट। Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. थैंक यू। थैंक Thank यू। you to all the participants for थैंक patient listening. We'll conclude the session now. ओके, थैंक यू मैम, थैंक Thank you, ma'am.